अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़ आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये पॉलिटी सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है या फाइनेंस जो है या फंड्स जो है वो स्टेट और सेंटर के दरमियान कैसे ट्रांसफ़र होती है, किस चीज़ की वजह से होती है, कौन से आर्टिकल के ज़रिए होती है, या अगर फाइनेंशियल इमरजेंसियाँ लगती हैं वो कैसी लगती है। यानी कुल मिलाकर इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक हम फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन इसमें पढ़ेंगे, और तीसरा हम देखेंगे डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस टू द स्टेट्स। यानी डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस, सेंटर और स्टेट के पास पैसे कहाँ से आते हैं और जब सेंटर स्टेट को देता है तो वो किस आर्टिकल के ज़रिए देता है ना। यानी कुल मिलाकर फाइनेंस से रिलेटेड पॉलिटी का जितना भी हमारे पास कुछ आता है वो सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर थोड़ा छोटा ही होगा लेकिन बिल्कुल अच्छा होगा और इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे इंडिया में कितनी इमरजेंसियाँ हो, कितने टाइप की इमरजेंसियाँ होती है। हमारी इंडिया यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी टाइप की इमरजेंसियाँ हैं और अब तक कौन कौन सी इमरजेंसी लग चुकी है, कौन सी इमरजेंसी के लिए कौन सा प्रोसीजर होता है ना। यहाँ ये भी टॉपिक आपको कवर हो जाता है, इमरजेंसियाँ कौन सी टाइप की होती हैं, पूरी इमरजेंसियाँ, है ना। अच्छा जी, उसके ऊपर अगर आप चाहोगे तो अलग भी एक लेक्चर में लाऊंगा, आप मुझे कमेंट्स में बता देना। ठीक है जी, कौन सा आर्टिकल होता है जो इमरजेंसी में होता है। ठीक है जी, चलो हम आ जाते हैं इस फिगर पर, हम देख लेते हैं इस फिगर पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ से हमें बिल्कुल बहुत एक्सप्लेन हो जाएगा, बहुत क्या सारा का सारा एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट नंबर ये है, ये कौन सा पार्ट हो गया आप मुझे बताओगे? XVII, ये कौन सा है जनाब? ये है पार्ट 18। देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको, ये भी समझा देता हूँ। X10 हो गया, V5 हो गया, कितना हो गया? 15, 16, 17, 18 हो गए ना। पार्ट 18 किससे डील करता है? हमारे पार्ट 18 डील करता है इमरजेंसीज से रिलेटेड। किन से रिलेटेड? इमरजेंसीज से रिलेटेड। यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं या इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? आप कहोगे पार्ट 18 में हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं विद द इमरजेंसीज ऑफ द स्टेट यानी इंडिया कंट्री। ठीक है जी, देखो हमारे पास 3 तरह की इमरजेंसियाँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसियाँ है। यूजुअली हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में यही 3 होती हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है प्रेसिडेंट रूल या जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या होते हैं? ये 3 होते हैं हमारे पास। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी इमरजेंसी किस आर्टिकल से लगती है ना। उसके बाद हम देखेंगे साथ साथ में पूरा हमें फिर समझ में आ जाएगा। देखो, नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के ज़रिए। बहुत बार एमसीक्यू में यूजुअली ये जो टेबल मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पर जितनी भी हमारी इमरजेंसियों के ऊपर अगर आप पढ़ोगे ना 4 घंटे का भी पढ़ोगे, है ना, लेकिन एमसीक्यू सिर्फ ये जो मैंने ये एक छोटा सा डब्बा यहाँ लाया है इसी से बन जाएगा। ये इसमें कुछ कम भी था, वो मैंने खुद भी ऐड इसमें किया है जितना भी इसमें मुझे लगा हमें चाहिए। ठीक है जी, अगर आपको इमरजेंसियाँ पढ़नी है तो ये पढ़ो, यहाँ से आपको बिल्कुल एमसीक्यू 100% आने के चांसेस है। नॉट 70 to 80, 90 to 100 आने के चांसेस है, मैं कहूँगा 100% आने के चांसेस है, चाहे जो भी लेवल का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है जी, नेशनल इमरजेंसी कैसे लगती है? ये आर्टिकल 352 के ज़रिए लगती है। प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, ये कैसे लगती है? ये लगती है आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। 356 के ज़रिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल है ये पूरे इंडिया में लगता है, और 365 के ज़रिए लगता है स्टेट में, एक पर्टिकुलर स्टेट में। तभी जाकर यहाँ 2 आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं। 356 नेशनल प्रेसिडेंट रूल लगता है कहाँ पर? स्टेट्स, ये पूरे कंट्री में, और 365 के ज़रिए लगता है पूरे इंडिया में, पूरे एक पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। वो कौन से में लगते हैं? वो लगता है आर्टिकल 360 के ज़रिए, जिसकी हमें थोड़ा सा आज यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी,
अच्छा, किस बेस पर कौन सी इमरजेंसी लगती है, यानी कौन से ग्राउंड्स पर लगती है, यानी किस वजह से लगती है, रीज़न क्या होता है उससे लगाने का, है ना। सबसे पहले अगर हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी किस चीज़ की वजह से लगती है, जब हमारे पास नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, उस टाइम होती है हमारे पास या तो एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्मड रिबेलियन। आर्मड रिबेलियन हो गया फौजी बगावत होती है, इंडिया में नहीं होती है वो, छोड़ो एक बात। अच्छा, एक्सटर्नल एग्रेशन जैसे जंग वंग की सूरत हाल होती है, जैसे इंडिया के पाकिस्तान के साथ वार हुए थे 1965 71, या चाइना के साथ हुआ था इंडो चाइना वार, उस टाइम लगी थी हमारे पास, क्या लगा था हमारे पास ये लगी थी हमारे पास उस टाइम नेशनल इमरजेंसी, यानी ये पूरे कंट्री में लगती है और इसमें आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं एक्सेप्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ 21 एंड 20, है कि नहीं, 21 और 21A, क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उस टाइम वो नहीं लगते हैं हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ये कब लगती है, ये लगती है हमारे पास जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, यानी आपके पास असेंबली स्टेट में नहीं है, या सेंटर में पार्लियामेंट नहीं है, नहीं बन पा रही है, या अगर थी वो डिज़ोल्व हो गई है, उस चीज़ में लग जाती है। इसको आप क्लियरली समझ पाओगे, ये जो हमारे पास ये है ना, ये अभी भी हमारे पास एक स्टेट में, एक यूटी में अभी भी लगी हुई है, कौन सी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, या जिसको प्रेसिडेंट रूल आप बोलते हैं। कहाँ लगी है, ज़रा इमेजिन करो, गेस करो, बिल्कुल आपने सही सोचा होगा, ये JNK में लगी हुई है, क्योंकि हमारे पास अभी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तब तक जब तक न लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, तब तक ये एक्सटेंड होती जा रही है और हमारे पास प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। यानी कुल मिलाकर समझने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, या जिससे हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, ये तब एक स्टेट में या कंट्री में लगती है जब वहाँ का पार्लियामेंट ना हो, या डिज़ोल्व हो गया हो, या स्टेट असेंबली ना हो, या वो डिज़ोल्व हो गई हो, ठीक है जी। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी के बाद हमारे पास, ये प्रेसिडेंट रूल के बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है, जब मुल्क में पैसों की कमी हो गई हो, दिवालिया निकल गया हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, है ना, तब इधर इधर करके गवर्नमेंट कहीं बाहर वायर इधर से पैसे एडजस्ट करती है और फाइनेंशियल इमरजेंसी को दूर कर लेती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक हमारे पास इंडिया में अभी भी कोई, अब तक 71 ईयर्स में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ये 3 बार लगी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रेसिडेंटल रूल है, ये 115 बार लगा हुआ है, नीचे लिखा है मैंने ये, ठीक है जी। अच्छा जी, पार्लियामेंट का क्या रोल होगा इसमें, किस में, पार्लियामेंट का इन इमरजेंसीज में क्या रोल होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। नेशनल इमरजेंसी, ये थोड़ा विजिबल हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर देखो, पार्लियामेंट को क्या करना है, ये जो हमारे पास जो है ना, ये नेशनल इमरजेंसी, ये जब बिल जाएगी पार्लियामेंट में, या 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए, 1 महीने अप्रूव होनी चाहिए, 1 महीने के अंदर अंदर क्या होनी चाहिए, अप्रूव होनी चाहिए, 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है जी। और प्रेसिडेंट रूल जो है ना, ये जब बिल जाएगी, ये 2 महीने के अंदर एक्सेप्ट होनी चाहिए, और फाइनेंशियल इमरजेंसी वाली बिल जो है, ये भी 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव होनी चाहिए बाई बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो पार्लियामेंट में तो कैसे पास होती है, वहाँ वोटिंग होती है, वोटिंग के हमारे पास 3 तरीके हैं ना, एक तो हमारे पास है सिंपल मेजॉरिटी या विद रेक्टिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट्स, है ना। अब देखो किस में क्या चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, नेशनल इमरजेंसी हम स्पेशल मेजॉरिटी के साथ करते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी मैंने आपको क्या बोला है, स्पेशल मेजॉरिटी में क्या है, जितने मेंबर्स हमारे पार्लियामेंट के हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, और उनका 50% से ज़्यादा वोट देना चाहिए, टू थर्ड वोट देने चाहिए, किसके, इसके फेवर में, तब जाकर नेशनल इमरजेंसी लगेगी। अच्छा जी, प्रेसिडेंट रूल में क्या है, इसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती, सिंपल मेजॉरिटी जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उस टाइम पार्लियामेंट में, उनका मोर देन 50%। और जो हमारे पास ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसका भी हमारे पास क्या होता है, इसका भी 50%, यानी सिंपल मेजॉरिटी वाला रूल से ये भी लग जाता है हमारे पास, ठीक है जी। फिर देखते हैं ड्यूरेशन क्या है इनकी, कितने टाइम तक रहती है ये। देखो सबसे पहले आती है हमारे पास नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 6 महीने तक रहती है, क्या रहती है, 6 महीने तक। और उसके बाद इसको पार्लियामेंट क्या कर सकता है, आगे 6 महीने तक और अमेंड कर सकता है, यानी कुल मिलाकर 6 महीने तक रहेगी, उसके बाद आगे ऐड कर सकती है, यानी कंटिन्यू कर सकती है और 6 महीने के लिए पार्लियामेंट हमारी, जैसे JNK में हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल
आपका इमरजेंसी है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी 6 महीने तक रहते हैं। और उसके बाद इसको कम से कम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक ये रहेगी। क्या रहेगी? 3 साल। 3 साल तक कैसी रहेगी? 6 महीने हो गए तो पार्लियामेंट एक्सटेंड करेगी और 6 महीने तक, फिर और 6 महीने तक, फिर और 6 महीने तक। एक साथ ये नहीं कहा जाएगा कि 3 साल तक रहेगी, है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये लगती है और इसको हटाने के लिए फिर कैसी हटती है ये? जब तक न हालात ठीक हो, जब तक न पार्लियामेंट को लगे, जब तक न प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगे कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अब ठीक हो गई है, तब तक ये चलती रहेगी। फिर जब चाहे पार्लियामेंट इसको रिवोक कर सकती है। ठीक है जी। कुछ और चीज़ें इनके बारे में देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ मैंने इस प्रेसिडेंट रूल के बदले कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लिखी हुई है। डिक्लेरेशन ऑफ ग्राउंड्स, ये भी हमें पता चल गया। पार्लियामेंट कैसे अप्रूव करेगा, ये भी हमने पता चल गया। रिवोकेशन बाय प्रेसिडेंट, अच्छा जी, वही रेजोल्यूशन पर लोकसभा, प्रेसिडेंट का इसमें भी रोल है, इसमें भी है। इसमें कैसे रोल है? यानी प्रेसिडेंट बिल भेजेगा पार्लियामेंट को, इधर भी ये भी, यानी तीनों इमरजेंसियाँ हैं जो इनको कौन लगा सकता है? इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगाता है। ठीक है जी, याद रखो। इम्प्लीमेंटेशन अब तक कौन सी कितनी बार हुई है? देखो, नेशनल इमरजेंसी अब तक 1962 में, 71 में और 75 में, यानी 3 बार लग चुकी हैं अब तक इंडिया में नेशनल इमरजेंसी। याद रखो, इंडिया में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रेसिडेंट रूल है या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ये 115 बार लग चुकी है। 115वीं बार अभी चल रही है यहाँ पर J&K में। ठीक है जी, समझ में आ गया ना? ये हो गया हमारे पास, ये सबसे ज़्यादा बार लगी है। और क्यों? क्योंकि अनस्टेबिलिटी होती है, हुकूमतें टूट जाती हैं, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। अच्छा जी, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक इंडिया में नहीं लग चुकी है, यानी इंडिया में अब तक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुए हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? देखो, अब एक और बात है। देखो, अगर कोई बंदा चाहेगा ना तो कहेगा प्रेसिडेंट ने क्या किया है, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाई, चाहे नेशनल इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा रखी है, तो अगर कोई बंदा चाहेगा, कहेगा भाई मैं चैलेंज करता हूँ प्रेसिडेंट के इस डिसीजन को। प्रेसिडेंट के डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है ना, लेकिन हमारे कानून में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आप इसको चैलेंज कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली आप चैलेंज कर सकते हो कि यार हमारे पास इमरजेंसी क्यों लगी हुई है, यानी ये जस्टिसेबल है तीनों। आप इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, इसमें भी तीनों में आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर पूछ सकते हो कि यार हमारे पास नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों लगी हुई है। यानी जुडिशल रिव्यू पॉसिबल है, कोर्ट इसमें वो कर सकता है, कोर्ट देख सकता है, कोर्ट बता सकता है भाई हाँ यार यहाँ पर तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल या ये इमरजेंसी की अब ज़रूरत नहीं है, इसको हटना चाहिए, कोर्ट डिसीजन दे सकता है ना। इसका मतलब कोर्ट यहाँ पर रोल प्ले करता है। ठीक है जी, ये आर्टिकल मैंने बताया 352 के तहत, 356 के तहत पूरे कंट्री में लगती है, स्टेट्स में कैसे 365 के तहत लगती है। अच्छा जी, 360 के तहत क्या लगती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भी इसी का और एक चीज़ मैंने बताया है। यहाँ तक हमारे पास हो गया कंप्लीट। क्या हो गया कि इमरजेंसीज हमारे पास कितनी टाइप की हैं और कौन कौन सी होती है। लेकिन हमने क्या पढ़ना है? हम फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो हम थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। किस चीज़ के बारे में? फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे पास पार्ट 18 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 360 में आता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन लगाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगाता है हमारे पास। क्यों लगाता है? जब हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ होती है, डेबिट क्रेडिट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तब जाकर ये लग जाती है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है जी, इतना याद रखो। अब आता है डिवल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस, डिवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंसेस, यानी फाइनेंसेस कहाँ से आती हैं स्टेट्स के पास, ये देखना है हमारे पास। देखो, फाइनेंसेस इंडिया में स्टेट्स के पास दो तरीके से आते हैं, स्टेट्स और सेंटर के पास। एक जो स्टेट्स के पास या सेंटर के पास अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे स्टेट्स के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, फॉरेस्ट्स वो ये। सेंटर के पास भी अपने हैं, जैसे पासपोर्ट्स हो गया, रेलवेज़ हो गया, एयरवेज़ हो गए, अच्छा जी, फूड, डिफेंस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना। इनसे कुछ इनको यहाँ से किसी डिपार्टमेंट को देना पड़ता है, किसी को वहाँ से भी रेवेन्यू आता है। यानी कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है सेंटर के अपने भी रेवेन्यू है, स्टेट के अपने भी रेवेन्यू है। उसके अलावा टैक्स कलेक्शन है, कुछ टैक्स स्टेट अकेले कलेक्ट करता है, कुछ ये कर लेता है,
सेंटर करता है, कुछ ये दोनों मिलकर करते हैं, जीएसटी फिर आधा आधा ले जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ याद रखने की बात ये है, फिर उसके बाद स्टेट अपने पैसे अपने स्टेट में खर्च करता है, सेंटर कैसे रखेगा, सेंटर अपने पास रखता है और सेंटर को पूरे इंडिया का ख्याल रखना है। पूरे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं आजकल, इसको ये फंड्स जो है ना ये पूरे 28 स्टेट्स को दे देने हैं, है कि नहीं। और अपने इंस्टीट्यूशन जो है इसको उनको भी इसको क्या करना है, उनको भी फंड्स दे देने हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। डिफेंस आता है, आपका एटॉमिक एनर्जी आता है, उनको भी तो फंड्स देने हैं, है कि नहीं। तो ये और उसके अलावा जो और बचता है वो स्टेट्स को भी इसको देना है। कभी स्टेट्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फ्लड आ जाता है, कुछ और हो जाता है, तो ये भी तो देनी है। ये कौन करेगा, ये सेंटर करता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं डिवोटेशन ऑफ फाइनेंसेस, डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस, डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू द स्टेट। यानी इसको सिंपल भाषा में हम क्या बोलेंगे, अगर मैंने ये देखूंगा, और सिंपली इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम स्टेट्स टू स्टेट्स बाय सेंटर। मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। इसको बोलते हैं डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस। कुछ अपने भी इनकम्स होते हैं स्टेट के, और सेंटर के भी बहुत सारे अपने इनकम्स होती हैं, लेकिन इनकम सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सेंटर की इनकम ज़्यादा होती है, इसलिए वो हेल्प भी करता है किसको, स्टेट्स को भी। और याद रखना चाहिए हमेशा ये चीज़ कि जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं वो डिपेंडेंट हैं फाइनेंस के मामले में किस पर, सेंटर पर। किस पर है, सेंटर पर, न कि सेंटर डिपेंडेंट है स्टेट्स पर। ठीक है जी। अब यहाँ पर और एक चीज़ आती है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को पैसे देती है ना। अब ये सेंटर है और ये स्टेट है, इसको इसने पैसे दे दिए, किस तरीके से देगा, दो तरीके से देता है। क्या देता है, दो तरीके से देता है। देखो यहाँ पर फिर मैं लिखूँगा, ये सेंटर है, ये इसने स्टेट को पैसे दिए, एक तरीका ऐसे, एक तरीका ऐसे, हर एक तरीके में कानून बना है हमारे पास, तभी जाकर ये पॉलिटी में आ जाते हैं। देखो एक आता है आर्टिकल 275 के ज़रिए देता है, एक देता है आर्टिकल 282 के ज़रिए देता है। क्या देता है, 282 के ज़रिए। ये जो आर्टिकल 275 के ज़रिए देता है ना सेंट्रल स्टेट को पैसे, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। ये देखो मैंने नीचे पीछे लिखा हुआ है, मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। और ये जो देते हैं ना इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स बोलते हैं इसको। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं ये दोनों ग्रांट्स क्या होते हैं। देखो आर्टिकल 275 के ज़रिए क्या देता है सेंट्रल स्टेट को, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स देता है। और ये स्टैट्यूटरी ग्रांट्स क्या देता है, ये देता है इसको आप वेलफेयर करो, क्या करो, वेलफेयर करो। गिवन, देखो यहाँ पर मैं जो लिखा है ना ये बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ट्राइबल एरियाज़, यानी ट्राइबल एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए दिस स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू इन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। यानी कुल मिलाकर ये जो हमारे पास स्टैट्यूटरी ग्रांट्स दी जाती हैं, ये पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को अप्रेज करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए सेंटर स्टेट को दे देता है। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास आपके पास है SCs है, माइनॉरिटीज़ है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए स्पेशल इनकी जितने भी फंड्स दिए जाते हैं ना, उनके एरियाज़ को डेवलपमेंट करने के लिए। जैसे उनके एरियाज़ में चाहिए रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, कम्युनिटी हॉल्स, कल्चरल कम्प्लेक्सेस, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जो भी फैसिलिटी उनको चाहिए उसके लिए दिए जाते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। यानी एक खास काम के लिए होते हैं, यानी उन एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए जहां अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, और स्पेशली फॉर द SCs यानी शेड्यूल कास्ट एरियाज़, यानी शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट एरियाज़ के लिए, है ना, जहाँ कम डेवलपमेंट अब तक हुई है, जो हमारे ऐसी मतलब एरियाज़ हैं जहाँ डेवलपमेंट कम हुई है, ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके पास अभी फैसिलिटियाँ कम है, जो हमारे पीछे रह गए हैं। ठीक है जी, इसके लिए जो दी जाती है। ठीक है, देखो मैंने शॉर्ट में भी नीचे लिखा हुआ ब्रैकेट में, ये किस लिए दी जाती है, वेलफेयर ऑफ SCs की वेलफेयर के लिए। रेज द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल्ड एरियाज, ताकि गवर्नमेंट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ बढ़ाए, लोगों को फैसिलिटी बढ़ाए उन एरियाज़ में जहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, जो पीछे रह गए हैं, पसमानदा तबका जहाँ जिनको बोलते हैं। और इससे क्या है, ये असिस्टेंस है, एक ये असिस्टेंस आती है किसकी तरफ से, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। पार्लियामेंट ऑफ तरफ मतलब कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक
असिस्टेंस आ जाती है, किनको, स्टेट्स को, इन पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ठीक है जी। अब दूसरा आ जाता है हमारे पास डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। क्या आता है डिस्क्रिशनरी? डिस्क्रिशनरी मतलब यहाँ ये हो गया, ये कुछ ग्रांट्स देते हैं, कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देता है स्टेट गवर्नमेंट को, ये भी दे देता है ना। लेकिन ये कैसे दे देता है? आपने नीति आयोग सुना है ना, नीति आयोग, या जिसे प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग, ये क्या करता है? ये हर साल सर्वे करता है, ये देखता है कौन सी स्टेट में हमें क्या चाहिए, कौन सा स्टेट पीछे रह गया, कुछ स्टेट को किस जगह पर कितना पैसा चाहिए, किस स्टेट को चाहिए डेवलपमेंट के लिए। ये एक आइडिया दे देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, भाई आपको देखो आपके पास पैसे हैं, आप फलानी स्टेट को दे दो, वो थोड़ा सा गरीब है, उसको ये प्रॉब्लम है, उसको ये प्रॉब्लम है ना, ये रिकमेंड कर लेता है। यानी ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स वो हैं जो आपका नीति आयोग, या जिसको आप प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, ये रिकमेंड करता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप इस स्टेट को ये पैसे दे दो, इसको ये प्रॉब्लम है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर एक मर्जी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एक फिक्स्ड अमाउंट दे देता है, एक फिक्स्ड अमाउंट दे देता है, लेकिन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है। क्या मर्जी है? कि आप वो कितना देगी इस स्टेट को, वो जितना मर्जी चाहे देगी, कम देगी ज़्यादा देगी, उस पर अपनी मर्जी है, कोई कानून उसे रोक नहीं सकता है ना। इसका मतलब यहाँ पर ये थोड़ा सा ये भी आइडिया लग जाता है कि यहाँ अगर सेंटर और स्टेट में एक ही गवर्नमेंट है, हो सकता है स्टेट को ज़्यादा पैसे मिल जाए। अगर स्टेट और सेंटर की डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, तो डिफरेंट पार्टीज़ की गवर्नमेंट है, तो हो सकता है डिफरेंस भी आ जाए। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वी ऑल आर इंडियंस, और तो इंडिया में यही लॉ भी है कि नहीं? स्टेट है तो ये कंट्री का ही तो है, चाहे उधर डिफरेंट गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, लेकिन फंड्स के मामले में सेंटर सबको इक्वली ट्रीट करती है। लेकिन यहाँ राइट है, यहाँ डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स आर्टिकल 282 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है, ये जितना चाहे उतना फंड्स दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, उतना दे सकते हैं। कोई इन पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई कोर्ट में नहीं कर सकता, कोई इनको दबाव नहीं डाल सकता, नहीं आपने कम पैसे इनको दे दिए। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो यहाँ तक हो गया क्लियर ये चीज़ हमारे के पास। ठीक है जी। अब हम देखेंगे और एक चीज़, देखो इमरजेंसी के दौरान, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान स्टेट और सेंटर के क्या रिलेशन होते हैं, स्टेट और सेंटर के दरमियान कौन से रिलेशंस पर इफेक्ट पड़ता है ना, या कौन सी चीज़ें होती है। देखो आर्टिकल 360 का क्लॉज 1 कहता है, क्या कहता है? कि जब कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाए कंट्री में, तब क्या करता है? प्रेसिडेंट लगा देता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या लगा देता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू बाय आर्टिकल 360। क्या लगाता है? 360। इस केस में क्या होता है? सेंटर स्टेट को क्या करता है? रिकमेंड करता है, सेंटर स्टेट को एक हिदायत दे देता है। अगर स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, तो सेंटर क्या कहता है? सेंटर उसकी मदद के लिए आएगा। सेंटर उसे कहता है कि आप तमाम लोगों की सैलरी रिड्यूस करो वहाँ पर, जो आपके एफआईआर में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जितने भी डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉय है, अगर वो 10,000 सैलरी ले रहा है कोई, उसकी 8,000 ही करो, 2,000 बचा लो, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल इमरजेंसी है। अब कई मामलों में ना सैलरी सबकी रिड्यूस होती है, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस की नहीं होती है। लेकिन जो हमारा आर्टिकल इस मामले में है ना, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है 360, ये बोलता है, क्या बोलता है? आप हर एक बंदे की सैलरी रिड्यूस करो, चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो। यानी जितने लोग हैं पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में, उनकी सैलरी रिड्यूस होगी। चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चीफ जस्टिस हो, कोई सा भी बंदा हो, छोटे एम्प्लॉय से लेकर बड़े एम्प्लॉय तक हो, उनकी सैलरी रिड्यूस करो आप, तब जाकर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। या जितनी आपके पास प्रॉपर्टी है उसका यूज़ आप करो और फाइनेंशियल इमरजेंसी दूर करो। ये लागू होती है दोनों के ऊपर, सेंटर के ऊपर भी, स्टेट के ऊपर भी। अगर सेंटर में प्रॉब्लम है, वो भी ऐसे कर सकता है, इस तमाम की सैलरी रिड्यूस कर सकता है। अगर स्टेट में है तो स्टेट भी कर सकता है। ठीक है जी, इन सच केस। अच्छा, अब इस मामले में हम क्या देखेंगे? जब स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या सेंटर में हो, इस मामले में क्या होता है? जो स्टेट होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है किस पर? वो होता है आपके सेंटर पर। मान लो J&K में अभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, तो हमारे पास तो कोई और सोर्सेज नहीं है, हम क्या बिल्कुल डिपेंडेंट है किसके ऊपर है?
हम ओनली डिपेंडेंट हैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी अदर स्टेट, क्यों स्टेट हमें उधार दे सकता है लेकिन सेंटर हमें आकर मदद कर सकता है, सेंटर हमें उस टाइम बचा सकता है। यानी इन अगर आपके पास अब क्वेश्चन आएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्या होता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में, आप बोलोगे कि स्टेट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन सेंटर। यानी फाइनेंस के मामले में सेंटर स्टेट जो होता है वो सेंटर की तरफ बेंड होता है। क्या होता है? सेंटर की तरफ बेंड होता है। तो इधर होता है हमारा एक दूसरा एक और टॉपिक एंड, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, ये आपका डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस, यानी कैसे फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारे पास कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा जी, ये आर्टिकल 360 के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्या है ये? पार्लियामेंट ये राइट देता है प्रेसिडेंट को, क्या आप फाइनेंशियल इमरजेंसी कंट्री में लगा सकते हो। ठीक है जी। अब पार्लियामेंट इसे कैसे अप्रूव करेगी, 1 महीने 2 महीने 2 महीने, वो मैंने ऊपर आपको समझा दिया। कॉन्सिक्वेंस क्या है, प्रेसिडेंट ऑर्डर कर सकता है स्टेट्स को, क्या करेगा, तमाम एम्प्लॉइज़ की सैलरी रिड्यूस करो, चाहे वो जज वज कोई क्यों ना हो। अच्छा, मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स आर रिवर्सड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पासड बाय द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट। यानी अगर कोई मनी बिल उसके दरमियान पास हो ना, इमरजेंसी के दरमियान स्टेट कोई मनी बिल पास करता है तो प्रेसिडेंट उसको रिव्यू कर सकता है, देखें उसमें क्या क्या दिखा है, वो उसमें कटिंग वटिंग कर सकता है ना। प्रेसिडेंट कैन आल्सो इशू द डायरेक्शन रिड्यूस द सैलरी अलाउंसेस ऑन पर्सन। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस की भी क्या कर सकते हैं, सैलरी रिड्यूस कर सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल के जरिए पॉसिबल है? दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू आर्टिकल 360। अब एक क्वेश्चन आता है, मैंने आईएएस में देखा था, एक बार आया था कि कौन से आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हम सैलरी रिड्यूस कर सकते हैं। आप बोलोगे आर्टिकल 360, जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है पूरे कंट्री में या एक स्टेट में। ठीक है, इसमें क्रिटिसिज्म्स भी बहुत सारे हुए। ये जो आर्टिकल हमारे पास है या फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसमें ये हुआ कि इसमें ये क्रिटिसिज्म मेन इंपॉर्टेंट माना गया कि सेंटर बिल्कुल, स्टेट बिल्कुल है डिपेंडेंट किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर फाइनेंस के मामले में। इसमें कुछ लोगों का ये कहना है, जैसे एच.एन. कुंजरू ने कहा, क्या कहा कि इससे एक थ्रेड हो जाएगा, स्टेट की जो सेवेरिटी है ना, इसमें एक थ्रेड बन जाता है ये कि स्टेट डिपेंडेंट है उसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। स्टेट की जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है सेंटर की वजह से, है ना। ये चीज़ें इसमें क्रिटिसिज्म मानी गई। ठीक है जी। अब हमने ये देखना है, अच्छा जी, ये अब आ गया B.R. अम्बेडकर जी की बात आ गई, 1930 की बात। देखो 1930 में आ गई। अब क्या 1930 में हुआ था एक क्या हुआ था, अमेरिका में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था ना, वो आपको पता है, इकोनॉमिक्स में आपको पता है, ये टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी गाइस, एक वो आया था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। फिर वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल को उन्होंने, उसको नाम था मेरे ख्याल से, उस आर्टिकल के हिसाब से उन्होंने क्या बनाया था, फिर एक फाइनेंस कमीशन उन्होंने बनाया। क्या बनाया? फाइनेंस कमीशन बनाया, जिसके ज़रिए वो प्रॉब्लम्स हल करें अपने फाइनेंस की। तो उसी को देखा था 1933 में B.R. अम्बेडकर ने, और उसने क्या कहा कि हमारे पास भी एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। तो उन्होंने फिर इंडिया में आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1951 में बना कौन, हमारे पास फाइनेंस कमीशन। अब हम देख लेते हैं तीसरा टॉपिक हमारे पास, फाइनेंस कमीशन। क्या बोलते हैं? फाइनेंस कमीशन। देखो अब सेंटर और स्टेट के दरमियान इतने रिलेशंस हैं, फाइनेंस का मामला है, टैक्सेस डिवाइड करने हैं, फंड्स डिवाइड करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए एक बॉडी चाहिए। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट तो बात नहीं करेगी ना, उतना टाइम तो नहीं होता उनके पास। अब उन्होंने एक बॉडी बनाई, एक कमीशन बनाया, उस कमीशन का नाम रखा गया फाइनेंस कमीशन। क्या रखा गया? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन बनाया गया एक आर्टिकल के ज़रिए, उसका आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 280। यानी आर्टिकल 280 के ज़रिए बनाया गया फाइनेंस कमीशन 1951 में। B.R. अम्बेडकर ने देखा, जो लॉ मिनिस्टर थे पहले, उसने कहा कि वो जब उसने अमेरिका में वो देखा था ना, फिर उसने कहा कि हमारे पास भी एक कमीशन होना चाहिए जो हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। उसमें एक्सपर्ट्स होंगे और वो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसी को देखकर इन्होंने 1951 में बनाया। क्या बनाया? फाइनेंस कमीशन। और उसको किस एक्ट आर्टिकल के ज़रिए बनाया गया? आर्टिकल 280 के ज़रिए। यानी आर्टिकल 280 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 280 बात करता है हमारे पास किसके बाद? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। ठीक है जी।
ये देखो फाइनेंस कमीशन का लोगो यही होता है जो इंडिया का हमारा लोगो है। और फाइनेंस को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को वित्त मंत्रालय। और अयोग्या इसको बोलते हैं, यानी वित्त अयोग्या, यानी फाइनेंस कमीशन को अगर हिंदी में क्या बोलते हैं, वित्त अयोग्या। ये देखो नीचे लिखा है वित्त अयोग्या। कभी कभी आप देख लो ना हिंदी न्यूज़ में देख लेना, बोलते हैं कि वित्त मंत्री। वित्त मंत्री हो गया फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, यानी वित्त बोलते हैं फाइनेंस को, किस में, हिंदी में। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ये क्या है, ये एक ऐसी बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है ना। ठीक है जी। अब इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स के ज़रिए ये क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है फंड्स। कौन डिस्ट्रीब्यूट करती है फंड्स, ये हमारी जो फाइनेंस कमीशन है। जैसे मैंने आपको बताया 275, 282 डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, और टैक्स के मामले में भी कुछ और हमारे आर्टिकल्स हैं जिसके ज़रिए ये टैक्स डिवाइड करते हैं या टैक्स कलेक्ट करने का राइट्स दे देते हैं दूसरे स्टेट्स को, सेंटर को। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये हमारे पास फाइनेंस कमीशन करता है। अब याद रखो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। फॉर्मेट कब बना फाइनेंस कमीशन, 22 नवंबर 1951 को, 22 नवंबर 1951 को बना, यानी 71 साल हो गए इसको। कितने साल हो गए, 71 साल हो गए। 22 नवंबर 1951 को बना। जुरिडिक्शन क्या है इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है ये। हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और उसके बाद आ जाओ, ये ऊपर तक आ जाओ, ये पहला इंफॉर्मेशन है। और अब देखो प्रेजेंटली इसके हेड कौन है, इसके हेड है NK सिंह, जो IAS ऑफिसर है, जो चेयरमैन है। अच्छा, अजय नारायण झा जो IAS अफसर वो मेंबर है। प्रोफेसर अनूप सिंह ये भी मेंबर है। अच्छा जी, अशोक लेलहारी फुल टाइम मेंबर है। प्रोफेसर रमेश चंद पार्ट टाइम मेंबर है। अरविंद मेहता है जो सेक्रेटरी है इसके। ठीक है जी। और ये इसकी वेबसाइट है, देखो fincom.india.nic.in, ये इसकी वेबसाइट है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से आर्टिकल के जरिए बनाया गया है, ये देखो आर्टिकल 280 के जरिए बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। देखो यहाँ भी यही लिखा है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, प्रेसिडेंट विल कॉन्स्टिट्यूट। लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है हमारे पास, ये प्रेसिडेंट, इसको कौन बनाता है, फाइनेंस कमीशन के मेंबर हर 5 साल के लिए बनते हैं, जैसे गवर्नमेंट 5 साल के लिए बनती है। अब इन मेंबर्स को, इनको कौन बनाता है, इनको रिकमेंड करती है गवर्नमेंट, फिर इनको बनाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन राइट देता है, आप फाइनेंस कमीशन बनाओ, इसको आर्टिकल 280 बोलता है कि फाइनेंस कमीशन बनाओ। आर्टिकल 280 को देखना पड़ता है, उसको उसी हिसाब से बंदे सिलेक्ट करने पड़ते हैं, उसी हिसाब से बंदों को बनाना पड़ता है, इसका मेंबर, इसका चेयरमैन। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखो, जो मैंने ये लिखा है ना, ये आप याद रखो, इससे आपको पूरा का पूरा समझ आएगा। इसमें 5 मेंबर होते हैं, किसमें, जो फाइनेंस कमीशन है इसमें 5 मेंबर होते हैं। जो इसका ऊपर वाला सबसे पहला होता है ना, ये कॉन्स्टिट्यूट, इसको कौन करता है, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, पूरी बॉडी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब इसका चेयरमैन क्या है, चेयरमैन होना चाहिए, उसकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। पब्लिक अफेयर्स मैंने, यानी वो एक सीनियर IAS अफसर जैसे होगा, जिसको लोगों के अफेयर्स के बारे में पता होगा, वही तो होगा ना, जाहिर सी बात है, कोई आला सरकारी ऑफिसर होगा, है कि नहीं। और उसके बाद 4 अदर मेंबर्स भी होने चाहिए, यानी एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स। और 4 अदर मेंबर जो है ना, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, देखो, एक होना चाहिए एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज, या जज हाई कोर्ट का, या कोई ऐसा वकील हो जो जज के लेवल के करीब पहुंच गया हो, है ना। ठीक है जी। ये देखो तभी मैंने लिखा है क्वालिफाइड हाई कोर्ट जज और टू बी क्वालिफाइड हाई कोर्ट जज, यानी जो हाई कोर्ट जज के बराबर हो। ठीक है जी, जिसकी एक्सपीरियंस उतनी सारी हो। एक और बंदा होना चाहिए जिसकी नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस और अकाउंट्स में, यानी एक्सपर्ट होना चाहिए फाइनेंस और किसकी, अकाउंटिंग का होना चाहिए। और तीसरा एक बंदा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जिसको फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज हो, एडमिनिस्ट्रेशन यानी आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की नॉलेज हो, और फाइनेंस की जिसको नॉलेज हो। ठीक है। और एक बंदा होना चाहिए जिसको इकोनॉमिक्स की होनी चाहिए, स्पेसिफिक नॉलेज फाइनेंस के बारे में, इकोनॉमिक फाइनेंस के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए एक बंदे को। अब कितने बंदे होने चाहिए, टोटल 5। इनको कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के जरिए बनाएगा, आर्टिकल 280 के जरिए। जो आर्टिकल 280 है ये राइट देता है प्रेसिडेंट को, एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टू मेक द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। उसके 5 मेंबर होते हैं, एक होता है चेयरमैन, दूसरा होता है एक हाई कोर्ट जज,
यानी हाई कोर्ट जज के बराबर, या हाई कोर्ट जज एक होना चाहिए जिसकी नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस और अकाउंट्स में, एक होनी चाहिए जिसकी नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, एक होना चाहिए पांचवा जिसकी नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में। ये होते हैं रिक्वायरमेंट्स हमारे पास किसके, जो हमारे पास ये है आपके फाइनेंशियल कमीशन। देखो फाइनेंशियल कमीशन के फंक्शंस क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये पढ़ते आ रहे हैं हम पहले ही से जब हमने लेक्चर शुरू किया। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीडिंग्स, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड्स इन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, है ना, सेंटर से फंड्स लेना और स्टेट को देना। यहाँ दूसरा इसकी फंक्शन ये है कि सेंटर को रिकमेंड करना, जैसे 282 के मामले में करता है, रिकमेंड करता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के मामले में फलानी स्टेट को आप इतना फंड्स दे दो, इसकी प्रॉब्लम्स है, या सर्वे करता है, उसके बाद देख लेता है किस स्टेट में कितना फंड्स चाहिए, कौन सा स्टेट बैकवर्ड रह गया, कौन सा स्टेट में ज़्यादा फंड्स चाहिए, या सेंटर और स्टेट के दरमियान टैक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जीएसटी है, कौन कितना ले लेगा, कौन कितना परसेंट ले जाएगा, है ना, स्टेट को कितना परसेंट मिलेगा, सेंटर को कितना परसेंट मिल जाएगा। या और एक चीज़ है, कौन सा टैक्स स्टेट कलेक्ट करेगा, कौन सा टैक्स सेंटर कलेक्ट करेगा, ये सारे के सारे मामले हमारे पास कौन डिसाइड कर लेता है, ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड कर लेता है। ठीक है जी। फाइनेंस कमीशन कब बनाया गया ये आपको पता है, 1951 में बनाया गया, एक एक्ट के जरिए बनाया गया। ठीक है जी। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। ठीक है जी। क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, ये मैंने आपको बोला क्या क्या होनी चाहिए, एक हाई कोर्ट जज होना चाहिए, गवर्नमेंट फाइनेंस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में एक बंदे को नॉलेज होनी चाहिए। अब उन बंदों को डिस्क्वालीफाई हम कैसे कर सकते हैं, किस बेस पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, है कि नहीं, एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है, फाइनेंस कमीशन के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है। एक, अगर वो मेंटली अनसाउंड है, यानी थोड़ा सा दिमाग उसका कमज़ोर है, दिमागी तौर पर मरीज़ है, तब उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी कर्जदार है किसी का, यानी बिल्कुल कोई वो विजय माल्या है ना, वो यहाँ से भाग गया, ऐसा अगर कोई बंदा है तो वो नहीं बन सकता है फाइनेंस कमीशन का मेंबर, ये इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसको ना उसके ऊपर कोई केस चार्जेस वार्जेस ये भी नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। या कोई सज़ा भी नहीं होनी चाहिए। या और एक चीज़ है, और एक चीज़ पर भी हम इसको डिस्क्वालीफाई कर सकते, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है, जो फाइनेंस कमीशन है, अगर उसकी चीज़ों में जिसके लिए उसको बनाया गया है, जिस काम के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है, अगर उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब वो बिल्कुल वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बिल्कुल ये जाहिर सी बात है, अगर किसी बंदे को किसी जगह का हेड बनाया जाता है, अगर उसको इसके बारे में कोई पता नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है उसके बारे में, तब उसको डिस्क्वालीफाई करना ही पड़ता है। यहाँ भी यही होता है, और ये डिस्क्वालीफाई इनको कौन करता है, ये करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे बढ़ो, देख लो आगे क्या देखना है हमें। टर्म्स, कितने टर्म तक होता है, देखो, एवरी मेंबर विल बी इन ऑफिस एट अ टाइम पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट ने बोला होगा तब तक ये रहेंगे। प्रेसिडेंट यूजुअली 5 साल तक रहता है, तो ये भी 5 साल तक रहता है। और किसी बंदे को दोबारा भी अपॉइंट किया जा सकता है ना, एक 5 साल उसने किए, अब उसको दोबारा कंटिन्यू भी किया जा सकता है, नेक्स्ट टाइम भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है। सैलरी और अलाउंसेस कैसे मिलते हैं इनको मिलते हैं जो प्रेसिडेंट ने बताया होगा, लेकिन कैसे प्रेसिडेंट बताएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके लिए मुकर्रर किया होगा ऑलरेडी, वही सैलरी उनको मिल जाएगी। ठीक है जी। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एक लास्ट पर, अब तक हमारे पास कितने फाइनेंस कमीशन इंडिया में बन चुके हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक थे, कौन प्रेसिडेंट था। ठीक है जी, ये याद रखो। मेंबर्स की बात नहीं पूछी जाती है आजकल, लेकिन पूछा जाता है कि हेड कौन था, चेयरमैन कौन था। देखो, सबसे पहला फाइनेंस कमीशन हमारा बना 1951 में। ये कब बना, 1951 से 57 तक, यानी 5 साल तक। इसके हेड कौन थे, इसके चेयरमैन कौन थे, केसी नियोगी, केसी नियोगी। सेकंड बना 1956 में के श्रीनाथन, 57 से 62। थर्ड बना हमारे पास AK चंदा, ये डेट आप खुद देख लेना। फोर्थ बना हमारे पास PV राजा मन्नार। फिफ्थ बना हमारे पास महावीर त्यागी। सिक्स्थ बना आपका K ब्रह्मानंदा रेड्डी। सेवन्थ बना हमारे पास, ये देखो, सेवन्थ हमारे पास बना JM शिलत। एट्थ बना हमारे पास YB छबन। अच्छा जी। नाइन्थ बना हमारे पास NK स्लेव। अच्छा जी। 10th बना हमारे पास KC पंत। 11th बना हमारे पास AM खुसरू। 12th बना हमारे पास जी R रागारंजन। 13th बना डॉक्टर विजय L कलकर। 14th था हमारे पास YV रेड्डी। और आज जो 15th हमारे पास है, ये कौन है, ये है NK सिंह। ये आप याद रखो।
एन के सिंह को आप डेफिनेटली याद रखो। ये आज है, ये 2020 में बना है, ये 2025 तक है। ऊपर आ जाओ ऊपर, एक तो ये याद रखो, एक ये डेफिनेटली याद रखो, पहले था केसी नियोगी। केसी नियोगी आपके थे 1952 से 1957 तक। तो इसके साथ हमारा पूरा का पूरा आज का लेक्चर एंड हो गया। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देख लेते हैं, मेरे ख्याल से अब हम दूसरा सेक्शन शुरू करेंगे, जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए खुदा हाफिज़।